Hello everyone, welcome back to SS Knowledge Basket. I hope you all are fine. So today we are going to start chapter number 3, that is globes and maps. So let's start with introduction. It had taken Millie and Joy 2 full days to get back from the countryside to their home. As they passed hills, fields, and factories, they kept thinking, the earth is so big. We can see only a small part of it. How do we find out what all it contains and search for places on it? Well, there are ways. मिली और जॉय को कंट्री साइड से अपने घर वापस आने में पूरे 2 दिन लग गए थे। लौटते समय उन्होंने रास्ते में पहाड़ियाँ, खेत और फैक्ट्रीज को देखते हुए सोचा कि ये अर्थ कितनी बड़ी है। हम लोग तो सिर्फ अर्थ का एक छोटा सा पार्ट ही देखते हैं। वे ये भी सोचते हैं कि हमें कैसे पता लगा सकते हैं इस अर्थ पर क्या क्या है और अर्थ पर जो जगह हैं उन्हें कैसे सर्च कर सकते हैं। बच्चों, इन सभी सवालों के आंसर्स जानने के लिए हमारे पास कई रास्ते हैं, तो चलिए देखते हैं। We can draw the earth or a part of it on a flat surface, like on a paper. This is called a map. We can also make a round model of the actual shape of the earth. This is called a globe. हम अर्थ को या उसके किसी पार्ट को फ्लैट सरफेस पर जैसे किसी कागज पर खींच सकते हैं। इसे हम मानचित्र यानी कि मैप कहते हैं। बच्चों, हम अर्थ के ओरिजिनल शेप का एक गोल मॉडल भी बना सकते हैं और उसे कहते हैं ग्लोब। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये है मैप और ये है ग्लोब। आप सभी देख रहे हैं इस मैप पर हम अर्थ को पूरी तरह से देख सकते हैं और यहाँ ये जो पिंक कलर का है ये है हमारा कंट्री इंडिया और हम इस मैप पर बहुत इजीली इसके पोजीशन के बारे में जान सकते हैं कि ये हमारा इंडिया कहाँ पर है। और ये दूसरा इमेज है ग्लोब का जो कि एक्चुअल अर्थ की तरह ही है, गोल और हल्का सा टिल्टेड, हल्का सा टेढ़ा। और बच्चों, ये जो ग्लोब है ये भी हमें अर्थ के बारे में जानने में हेल्प करता है। और आप एक चीज गौर करिए कि ये जो मैप है ये फ्लैट सरफेस पे यानी कि एक प्लेन पेपर पे, एक कागज के टुकड़े पे बना हुआ है और वहीं ये जो ग्लोब है ये अर्थ का 3D शेप है। Let's start with our first topic, that is globes. A globe is a model of the earth. It is shaped like the earth. It helps us to see different places on it. At a time, we can see only half of the earth on a globe. We can spin the globe to see the other half. It also gives us an idea about the areas of the earth that are land और वाटर। अर्थ के मॉडल को हम ग्लोब कहते हैं। इसका शेप एकदम अर्थ के जैसा होता है। अर्थ का मॉडल हमें अर्थ पर अलग अलग जगहों को देखने में हेल्प करता है। एक समय पर हम एक ग्लोब पर अर्थ का केवल आधा पार्ट, हाफ पार्ट ही देख सकते हैं। हमें उसके दूसरे हाफ पार्ट को देखने के लिए उसको स्पिन करना होगा, घुमाना होगा। ग्लोब हमें अर्थ पर उन एरियाज के बारे में भी जानकारी देता है जो लैंड है या वाटर है। अर्थ पर कहाँ लैंड है, कहाँ वाटर है, हम बहुत इजीली इस ग्लोब पर देख सकते हैं। Though globes are helpful, there are certain problems. We can see only a part of the earth on a globe at one time.
we need to turn it around to look at another part. This makes comparing different places little difficult. हालांकि अर्थ को डिटेल में जानने के लिए ग्लोब काफ़ी मददगार हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक समय में हम अर्थ के आधे पार्ट को ही देख सकते हैं, और अगर हमें उसका दूसरा पार्ट देखना है तो उसे हमें घुमाना पड़ता है। इस कारण अलग अलग जगहों की तुलना करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए कि हमें दो जगहों को देखना है। एक पार्ट ग्लोब के सामने वाले भाग में है और दूसरा पार्ट ग्लोब के पीछे है। तो हमें उन दोनों जगहों को कंपेयर करने के लिए ग्लोब को बार बार घुमाना पड़ेगा। कभी आगे वाले भाग को पीछे तो कभी पीछे वाले भाग को आगे लाना होगा, जिसके कारण कंपैरिजन करने में हमें थोड़ी दिक्कत होगी। On a small globe, it is difficult to show many places and areas in great detail. A big globe would be difficult to carry. बच्चों, आप तो जानते ही हो हमारा अर्थ बहुत ही बड़ा है, और उतने बड़े अर्थ के सभी जगहों को बहुत ज़्यादा डिटेल से एक छोटे से ग्लोब पर दिखाना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम ये काम एक बड़े ग्लोब पर करते हैं तो उतने बड़े ग्लोब को कैरी करना भी तो मुश्किल होगा। Mapping it out. When you draw a map of a place, you show it on a flat surface. So, a map of the earth is a drawing of the earth or a part of it. Maps are much easier to make. बच्चों, अगर आपको कहा जाए कि आप कोई मैप बनाइए, तो आप उस मैप को कहाँ बनाओगे? यस, जब आप किसी जगह का नक्शा यानी कि मैप बनाते हो तो आप उसे प्लेन सरफेस पे दिखाते हो, जैसे कि पेपर पर। तो अर्थ का मैप अर्थ या उसके कोई पार्ट का ड्राइंग होता है। जानते हो बच्चों, मैप्स बनाना बहुत ही इजी है। फॉर अ ग्लोब वी वुड रिक्वायर a rounded ball with a bulge in the middle and flattened on both the ends. On the other hand, a simple piece of paper can be used to make a map. We can fold it, we can roll it and carry it wherever we want. We can hang it on the wall and look at it. We can carry it with us and check when we want to find a प्लेस। चलिए बच्चों, अब हम मैप और ग्लोब के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब के लिए हमें एक बॉल की ज़रूरत होगी, जिसमें बीच का पार्ट जो मिडिल का पार्ट है वो उभरा हो और वो दोनों सिरों से यानी कि ऊपर और नीचे से चपटा हो। और दूसरी ओर मैप बनाने के लिए एक सिंपल से पेपर के कागज के टुकड़े का यूज किया जा सकता है और उस मैप को हम फोल्ड कर सकते हैं, गोल गोल रोल कर सकते हैं और जहां चाहे वहां उसे ले जा भी सकते हैं। हम उस मैप को वॉल पर टांग कर दे भी सकते हैं। बच्चों, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हों तो हम उस मैप को अपने साथ ले जा सकते हैं और कोई जगह हमें सर्च करनी है तो हम बहुत इजीली उस जगह को उस मैप पर सर्च कर सकते हैं। बच्चों, ये सारे काम ग्लोब के साथ करने में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि ग्लोब बड़ा होने के कारण हर जगह हम उसे कैरी तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन मैप्स को तो हम फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में रख सकते हैं। When maps are collected together in a book, we call it an atlas. Maps can be of the whole earth or a part of it. A country,
or even a small place. We may even draw a map of our neighborhood to help someone reach our house. जब किसी बुक में बहुत सारे मैप्स को एक साथ कलेक्ट किया जाता है तो हम उसे एटलस कहते हैं। ये जो मैप्स है ना बच्चों, ये पूरे अर्थ का या उसके किसी एक पार्ट का, किसी देश का या किसी छोटे से जगह का भी हो सकता है। हम अपने पड़ोस का मैप भी बना सकते हैं ताकि किसी को हमारे घर तक पहुंचने में मदद मिल सके। तो बच्चों, मैप से रिलेटेड मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ। आप इसे करें और सचमुच आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आप अपने घर से अपने स्कूल तक कैसे पहुँचे, इसकी डायरेक्शन दिखाते हुए एक मैप बनाइए। मेक श्योर कि आप रास्ते में आने वाले सभी लैंडमार्क्स को भी ड्रॉ करें, यानी कि कोई मंदिर हो, कोई शॉप हो या कोई मोबाइल टावर, दूसरा कोई स्कूल, पार्क, इन सब चीज़ों को दिखाते हुए उस मैप को कंप्लीट करें। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड द रेस्ट ऑफ इट इज लैंड। द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, rivers, lakes, and groundwater. Some of these water bodies have been marked in blue on the map given below. In between these, we can see the land areas. हम सभी जानते हैं कि अर्थ का ज़्यादातर पार्ट वाटर से कवर्ड है और बचा हुआ पार्ट लैंड है। जैसा कि हमने चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि अर्थ पर वाटर को हम ओशंस, नदियाँ, झील और ग्राउंड वाटर के रूप में देख सकते हैं। इनमें से कुछ वाटर बॉडीज को नीचे दिए गए मैप पर ब्लू कलर से दिखाया गया है। साथ ही साथ इनके बीच में हम लैंड एरिया को भी देख सकते हैं। बच्चों, जैसा कि आप इस मैप पे देख पा रहे हो, ये जो ब्लू कलर है वो वाटर है। हमारे अर्थ पे कितना वाटर है वो इस ब्लू कलर से देखा जा सकता है। और ये जो कलरफुल एरियाज हैं ये सारे के सारे लैंड एरियाज हैं। As we can see on the map, there are some huge water bodies. These are the 5 main oceans, namely the Pacific, the Atlantic, the Antarctic, the Indian, and the Arctic. The Pacific is the largest ocean. जैसा कि हम इस मैप पर देख सकते हैं कि यहाँ बहुत बड़े बड़े वाटर बॉडीज दिखाई दे रहे हैं। हम इन बड़े वाटर बॉडीज को ओशन कहते हैं। अर्थ पर ऐसे ही 5 मेन ओशंस हैं जिनके नाम हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, द एंटार्क्टिक ओशन जिसे हम साउथर्न ओशन भी कहते हैं, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। इन सभी ओशंस में से सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, जो कि इस एरिया में है। बच्चों देखिए, ये वाला जो एरिया है ये सारा पैसिफिक ओशन का है। और बच्चों, क्या आप सबसे छोटे ओशन का नाम बता सकते हो? वो है आर्कटिक ओशन। तो बच्चों, इस ब्लू बॉक्स में दिए गए फैक्ट्स को जानते हैं। द पैसिफिक ओशन covers almost 1/3 of the entire area of the earth. The name Pacific comes from a Latin word meaning peaceful sea. Ferdinand Magellan, the explorer, named it. पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि वो अर्थ का 1/3 एरिया कवर करता है। पैसिफिक नाम लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है शांतिपूर्ण समुद्र, वो समुद्र जो एकदम शांत हो। और इस ओशन का नाम एक्सप्लोरर फर्डिनेंड मैगेलन ने रखा था। Other than the blue oceans, the map also shows large land masses called continents.
ब्लू ओशंस के अलावा ये जो मैप है वो बड़े लैंड मासेस यानी कि जमीन के बहुत बहुत बड़े टुकड़ों को भी दिखाता है, जिसे हम कॉन्टिनेंट्स या महाद्वीप कहते हैं। There are 7 continents, namely North America, South America, Europe, Africa, Asia, Australia, and Antarctica. The continents have many countries. India is in Asia, the largest continent. Australia is the smallest continent and a country too. अर्थ पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिनके नाम हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। और हर कॉन्टिनेंट में बहुत सारे कंट्रीज हैं, यानी कि बहुत सारे कंट्रीज मिलकर एक कॉन्टिनेंट बनाते हैं। अपना भारत देश, जो कि सबसे बड़े कॉन्टिनेंट एशिया में आता है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। और ये छोटा कॉन्टिनेंट होने के साथ साथ वो एक देश भी है। फिगरिंग आउट डायरेक्शंस। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट आर द 4 मेन डायरेक्शंस। These directions help us to find places on a map. The sun rises in the east and sets in the west. बच्चों, अब हम दिशाओं के बारे में पता लगाएंगे। नॉर्थ यानी कि उत्तर, ईस्ट पूर्व, साउथ दक्षिण और वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये चारों मेन दिशाएं हैं, डायरेक्शंस हैं। ये दिशाएं हमें मैप पर स्थानों या जगहों को ढूंढने में मदद करती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि सन पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम में अस्त यानी कि डूबता है। Imagine we are standing with our right hand stretched towards the rising sun. So our right hand is pointing towards the east. We stretch the left hand so that it points towards the west. North will be in front of us while south will be behind us. Imagine कीजिए कि हम उगते सूरज की ओर अपना दाहिना हाथ यानी कि राइट हैंड को फैलाए खड़े हैं, तो हमारा राइट हैंड बच्चों पूर्व दिशा को इंडिकेट करेगा। जब हम अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करते हैं, फैलाते हैं, तो वो पश्चिम की ओर इशारा करता है। और जो हमारे सामने होगा वो कौन सा डायरेक्शन होगा बच्चों? वो होगा उत्तर दिशा, और दक्षिण दिशा हमारे पीछे होगा। इस तरह बहुत ईजिली हम चारों डायरेक्शंस के बारे में जान सकते हैं। Now, how do we know the directions on a map? On a map, the top shows north, the bottom is south, east is on the right, and west lies on the left. Once we know these directions, it becomes easier for us to locate places on the map. अब हम मैप पर डायरेक्शन के बारे में कैसे जानेंगे? तो बच्चों, मैप पर ऊपर का पार्ट नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा, नीचे साउथ, ईस्ट दाईं ओर होगा और वेस्ट जो है वो बाईं ओर होगा। एक बार जब हम इन डायरेक्शंस को जान लेते हैं तो हमारे लिए मैप पर जगहों को ढूंढना, पता लगाना बहुत इजी हो जाता है। A long time ago, travelers could reach where they were going by using the sun to find directions. But what would they do on cloudy days when the sun could not be seen? Or when it was night and there was no sun? बहुत समय पहले जो ट्रैवलर्स होते थे वो सन के हेल्प से डायरेक्शन का पता लगाते थे,
और उन्हें जहाँ जाना होता था वो वहाँ पहुँच जाते थे। लेकिन वे बादल के दिनों में क्या करेंगे? जब सूर्य दिखाई ही नहीं देता था या रात के समय में जब सन नहीं दिखाई देता है। बच्चों, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो कि अगर हम अपना राइट हैंड अगर सन के तरफ इंडिकेट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, खोलते हैं, तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन होगा? ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन होगा। और जस्ट इसका ऑपोजिट यानी अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को खोलते हैं तो ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन दिखाएगा और हमारे फेस के सामने वाला डायरेक्शन नॉर्थ होगा और जस्ट हमारे पीछे ये हमारा साउथ डायरेक्शन होगा। For centuries, sailors and other travelers have used an instrument called the compass to find directions. The compass has a needle that always points towards the north. So, whatever the weather, the traveler should know where north was. From this, they were able to find out the other directions. The compass is used even today to figure out directions. सदियों से समुद्री यात्रा करने वाले सेलर्स और जो दूसरे ट्रैवलर्स ने डायरेक्शन का पता लगाने के लिए कॉम्पस नाम का एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया है। बच्चों, कॉम्पस जो है ना उसमें एक सुई होती है जो हमेशा उत्तर यानी कि नॉर्थ की ओर इशारा करती है। तो बच्चों, मौसम कैसा भी हो, ट्रैवलर्स को ये पता रहेगा कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है। इससे उन्हें दूसरे डायरेक्शन का भी पता चल जाएगा। क्या आप ये जानते हो कि कॉम्पस का यूज आज भी डायरेक्शंस का पता लगाने के लिए किया जाता है। नाउ यू आर टॉकिंग। बिसाइड्स द 4 प्राइमरी डायरेक्शंस देयर आर ऑल्सो सब डायरेक्शंस। तो बच्चों, क्या आप जानते हो अभी हमने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बारे में जाना। ये चारों डायरेक्शंस प्राइमरी डायरेक्शंस कहलाते हैं। जैसा कि आप इस इंडिया के मैप में देख पा रहे हो, हमारा ऊपर का जो पार्ट है वो नॉर्थ है, नीचे साउथ, और हम एक तरफ हम ईस्ट को देखते हैं तो उसके ऑपोजिट में हम वेस्ट को देखते हैं। तो इन प्राइमरी डायरेक्शन के साथ साथ हमारे पास सब डायरेक्शंस भी हैं। तो चलिए उनके बारे में हम जानते हैं। यहाँ देखो बच्चों, ये जो हमारे प्राइमरी डायरेक्शंस कौन कौन से यहाँ दिख रहे हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट में सनराइज होता है और वेस्ट में सनसेट होता है। अब इसके अलावा आप यहाँ क्या देख रहे हो? कुछ और भी सब डायरेक्शंस हैं। देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो बच्चों, ये सारे के सारे हमारे ये जो चारों जो हैं ये हमारे कौन से डायरेक्शन कहलाएंगे? सब डायरेक्शंस। बच्चों, आपके स्क्रीन पर ये इमेज कॉम्पस का है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉम्पस में एक नीडल होता है जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन के पास जो नीडल है वो ग्रीन कलर से कलर्ड है। तो आप जहाँ भी रहेंगे और आप अपने इस कॉम्पस को अपने हथेली पे निकाल के रखते हैं और देखते हैं, तो जिस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन होगा ये वाला नीडल उस तरफ आपको इंडिकेट करेगा। So my dear children, here we have completed the chapter. I hope you enjoyed it. Now this is your homework to read the chapter once again. Okay, thank you for watching. Goodbye.